हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशि और मैं आज आपको टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट कराने जा रही हूँ। और हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट, वो भी सेट वाइज, यानी कि टॉपिक वाइज कराएंगे आपको प्रैक्टिस सेट। आज हम करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति, जो आने वाले आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम करने जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज हम करेंगे भारत की विदेश नीति। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ये प्रैक्टिस सेट है जो आपकी हर एग्ज़ाम में, चाहे यूपी पीएससी का हो या यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी, जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं उसमें आपके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगी। पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? जलवायु परिवर्तन, मादक पर द्रव्य की तस्करी, समुद्री लूटपाट या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें इसका पहले आपका आंसर होगा डी, सभी होंगे। इसके देखो, इसमें आपको आंसर के यानी कि जो क्वेश्चन दे रखा है उसके ना व्याख्या भी दे रखी है साथ में इस बुक में। तो पहले का आंसर होगा गैर परंपरागत, यानी कि सभी होंगे, तीनों इसके ऑप्शन राइट होंगे। गैर परंपरागत सुरक्षा के जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, आतंकवाद आदि प्रकार की चुनौती उत्पन्न की है। ठीक है, इसके सभी आंसर राइट होंगे। आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों इसमें पूछा है अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो इसमें से भारत नहीं है, ना पाकिस्तान, ना ही इजराइल। इसका आंसर होगा ईरान। आज देखते हैं, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। ईरान ने 1968 के एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है, जो कुछ परमाणु तकनीकी लाभ और सहयोग के बदले में परमाणु हथियारों के विकास पर रोक लगाता है। यानी कि ईरान है इसमें जिसमें 1968 के एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था? यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी कौन थे, ये पूछा है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, 2011, मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं हम, जो आपको देखो ये और भी पेपरों में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसकी व्याख्या हम इस तरीके से पढ़ते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक समझौता 4 अक्टूबर 2011 को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक में सामरिक मामले, खनिज संपदा की साझेदारी और तेल गैस की खोज पर साझेदारी संबंधी 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह थे उस टाइम प्रधानमंत्री। 2011 में हुआ था भारत अफगानिस्तान के बीच सामरिक समझौता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? अब इसमें पूछा है भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो इसका आंसर दोस्तों होगा गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग। ठीक है, सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसका डी आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं दोस्तों।
गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। याद हो कि भारत की परमाणु सिद्धांत में ये प्रावधान किया गया है कि भारत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। यानी कि भारत गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ जो गैर परमाणु राज्य देश हैं उनके खिलाफ परमाणु हथियार यूज़ नहीं करेगा पहले से ही भारत, और परमाणु संपन्न राज्यों के खिलाफ पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है अब हमारा। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है। दोस्तों इसमें पूछा है पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है। तो पंचशील सिद्धांत दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, ये इसकी विशेषता है। आइए इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए। 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। यानी कि 29 अप्रैल 1954 में भारत एवं चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके 5 प्रमुख सिद्धांत थे। पहला था अखंडता एवं संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान हो, अहस्तक्षेप की नीति हो, और पारस्परिक सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना था। 5वां था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ठीक है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी कि लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो, ये पॉलिसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी। हमारे भारत की ओर से PV नरसिम्हा राव, ये आंसर इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। वर्ष 1991 में PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी। ये नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक एवं सामरिक संबंधों को विस्तार देने, भारत की क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको पता है, अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला पंचशील सिद्धांत वाला कौन सा। तो ये किस किस के बीच में था, भारत और चीन। डी इसका आंसर सही होगा। पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किस किस के बीच हुआ था, भारत और चीन। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम समरी भी पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, इसकी समरी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 8वां क्वेश्चन, वान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं। जो वान की मून थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, निम्नलिखित में से किस देश के हैं। तो किस देश के हैं वान की मून। इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया, बी दक्षिण कोरिया। देखो समरी भी लिखी है इसकी। वान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दक्षिण कोरिया के थे। महासचिव दक्षिण कोरिया के थे। ये संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव दक्षिण कोरिया के थे। दक्षिण कोरिया से रिलेटेड थे ये, और ये संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव रहे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कॉप की स्थापना की। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, राजीव गांधी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड कॉर्प की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया है ये। ठीक है, अफ्रीका फंड याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? ये अभी हम लुक ईस्ट पॉलिसी का पहले भी पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 20 सितंबर 1994 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। ठीक है, कब प्रस्तुत किया था? सिंगापुर में किया था और सितंबर 1994 में। ठीक है, लुक ईस्ट इंडिया पॉलिसी। तो दोस्तों क्या हो गया इसमें? धुंधली धुंधली कैसे आ रही है फोटो? होगी सही। देखिए इसकी हम पढ़ लेते हैं, समरी भी पढ़ लेते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को भारत ने पूर्व एशिया में अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक निहितार्थ के लिए विकसित किया। ठीक है, इसे पहली बार पीवी नरसिम्हा राव ने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मोरारजी देसाई। 1977 में, समरी पढ़ लेते हैं। 1977 में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई ने यूएसए और यूएसएसआर से समान दूरी बरतने के उद्देश्य से विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था। ठीक है, विशुद्ध गुट निरपेक्षता रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं पूछा है अब इसमें। तो दोस्तों इसमें अनाक्रमण, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व, ये तीनों हैं। यथार्थवाद नहीं होगा। 29 अप्रैल ये हमने पढ़ा था अभी, किस किस के बीच में हुआ था पंचशील समझौता? भारत और चीन के बीच में हुआ था। ये हम दोबारा पढ़ेंगे, वही आपने पहले भी पढ़ लिया है ये, तो ऊपर पिछले में पीछे जाके देख सकते हैं इसे समरी इसकी। 13वां क्वेश्चन है, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क। ठीक है, ये यूपीएलटी ग्रेड 2018 में आया। ठीक है, और इसकी समरी हम पढ़ लेते हैं थोड़ी। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। इसके संस्थापक सदस्य में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान शामिल है। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वां सदस्य बना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में, सार्क का। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, 1981 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर होगा 25। समरी पढ़ लेते हैं। देखो यूपी पीजीटी 2016 में रिपीट हुआ है और एक 1 Feb 2019 में भी हुआ है, यानी कि देख लो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है।
बेलग्रेड सम्मेलन। तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। वर्ष 1961 ईस्वी से गुट निरपेक्ष आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसकी स्थापना मुख्यतः भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया द्वारा हुई। पहले सम्मेलन में 25 अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। देखो दोस्तों, ये भी आया यूपी पीजीटी 2016 में और 1 फरवरी 2019 में। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसे भी पढ़ लेना। विकसित देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना दक्षिण दक्षिण सहयोग है। उत्तर दक्षिण संवाद को कारगर बनाने के लिए दक्षिण दक्षिण सम्मेलन भी आयोजित किए गए। ये दिवस मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया। इन देशों के मध्य आपसी सहयोग की संकल्पना दक्षिण दक्षिण सहयोग है। उत्तर दक्षिण संवाद को कारगर बनाने के लिए दक्षिण दक्षिण सम्मेलन भी आयोजित किए गए। ये दिवस मूल रूप से 19 दिसंबर को मनाया गया था, परंतु दक्षिण सहयोग के दिन संयुक्त राष्ट्र ने 12 सितंबर 2011 को अपनाया था, इसलिए ये अब 12 सितंबर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। 16वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति की अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति के अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का, देखो ये भी रिपीट हुआ है यूपी पीजीटी 2016 में, तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति विदेश नीति को अंतिम रूप प्रदान करता है। कुछ मामलों में, जैसे युद्ध की घोषणा या राजनीतिक की नीति में, सीनेट का समर्थन। सूची 1 और 2 में सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है हमें। ठीक है। तो सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र, सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र, सार्क एशियाई सूचना केंद्र। तो इसका मिलान करना है। राइट आंसर इसका दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा तटीय मालदीप होगा, सी का 4 होगा। हाँ, तो इसका आंसर ए होगा दोस्तों। देख लेते हैं इनका। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र, इसका होगा बांग्लादेश। ठीक है, देखिए मैं बता दें, इसका आंसर होगा ए। सार्क एशियाई कृषि सूचना केंद्र का होगा बांग्लादेश। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र का होगा पहला पाकिस्तान, और सार्क एशियाई तटीय प्रबंधन केंद्र होगा मालदीव, और सूचना केंद्र होगा नेपाल। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। देख लीजिए। 18 क्वेश्चन है हमारा। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए? भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे? 1992 में। भारत ने इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध मुख्यतः सन 1992 में स्थापित किए। आंसर से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 39। पहला ही आंसर इसका राइट होगा। इसकी समरी पढ़ लेते हैं दोस्तों। 1791 ईस्वी में फ्रांस का पहला संविधान अपनाया गया था। बाद में इस राज्य में एक नए मौलिक अधिकार को एक बार से अधिक स्वीकृत किया गया था। फ्रांस का वर्तमान संविधान 4 अक्टूबर 1958 को अंगीकार किया गया। अनुच्छेद 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल की अनुमति देता है। ठीक है, फिर 20वां क्वेश्चन है। भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? ये यूपी पीजीटी 2016 में फिर से रिपीट हो चुका है।
और 2019 में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी 2016 में। ठीक है, इसकी समरी पढ़ लेते हैं। इसकी समरी ऐसे है, भारत और चीन द्वारा समग्र चीन भारत संबंधों को मजबूत करने के लिए पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। वर्ष 2015 चीन में भारत भ्रमण वर्ष समारोह के सफल समापन के पश्चात वर्ष 2016 भारतीय पर्यटकों के लिए चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। मैं आपको ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट कराते रहूँगी और टॉपिक वाइज कराएंगे। आज हमने विदेश नीति के 20 क्वेश्चन करे हैं। ऐसे ही इसकी सीरीज़ विदेश नीति के बहुत 400-300 क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और ऐसे हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि पहला और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप पे मेरा पहला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल सके। तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।